नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं लेखिका विजया कठाले निबंधे द्वारा लिखी हुई कहानी पोस्ट इट। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी गुलाबी, नीले, पीले रंगों में लिपटे कुछ शब्द शहद में भीगे हुए से महसूस होते हैं। यह चंद शब्द जीवन में ऐसी जादू की छड़ी घुमाते हैं कि जिंदगी का कलेवर ही बदल जाता है। प्रेम और संवेदनाएं ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आए बड़े से बड़े अवसाद और दुख को धो देती हैं। जो जिंदगी कभी रेंग भी नहीं सकती थी, वह प्रेम के पंख लगते ही उड़ने लगती है। इन्हीं रंगों और मिठास का इंतज़ार करते करते सुमन अपने ही जीवन में नाउम्मीद होती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे थे। घर पर कोई भी नहीं था। सुमन का कमरा उसकी ही तरह फैला हुआ था। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई जंग लड़ी गई हो। पर असली जंग तो सुमन के मन मस्तिष्क में चल रही थी। सुमन 30 वर्षीय युवती थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वगुण संपन्न थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। इंजीनियरिंग की डिग्री भी उसने अच्छे नंबरों से पास की थी। अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रही थी और अच्छा खासा कमा भी लेती थी। ऑफिस में लोग उसके काम को काफ़ी मानते भी थे। अगर सब कुछ सही था तो सुमन की ज़िंदगी इतनी बिखरी हुई क्यों थी? सुमन अपने बिस्तर पर किसी फटी चादर सी बिछी हुई थी। आंखों के नीचे आया कालापन बता रहा था कि वह कई रातों से सोई नहीं थी। बिखरे हुए बाल, सूजी आंखें उसके रूप को भयावह बना रही थी। उस बेहोशी की अवस्था में भी उसके कानों में बड़ी माँ के कहे शब्द गूंज रहे थे। छोटी बहू, अपनी बिटिया को अब तुम जोगन ही बना दो। शादी ब्याह तो इसका होने से रहा। हम कब से कह रहे थे, इतना पढ़ने लिखने पर पैसा झोंकने से अच्छा है इसका वजन कम करने के लिए ही 2 कौड़ी कमाते। कम से कम शादी तो हो जाती लड़की की। बोल बोल कर हमारी तो जुबान ही सूख गई है कि शादी डिग्री देखकर ना होती, उसके लिए रंग रूप और सुडौल शरीर की ज़रूरत होती है। 30 की हो गई है, हमें क्या छाती पर मूंग दलने दो उम्र भर। सुमन के वजन के कारण न सिर्फ उसे बल्कि उसके माता पिता को भी उलाहनों का सामना करना पड़ता था। सुमन अपने शरीर के वजन से उतनी परेशान नहीं थी जितनी परेशान वह समाज और रिश्तेदारों के तानों की वजह से थी। बार बार अपने माता पिता को बिना किसी गलती के सबके सामने सिर झुकाकर खड़े देखना उसके लिए अब दूभर होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि सुमन ने अपना वजन कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने जुम्बा, जिम, योगा सब आजमाया, पर वजन है कि हिलने का नाम नहीं ले रहा था। समय के साथ सुमन का यह वजन उसका अवसाद बन गया। घर वालों के अथक प्रयासों के बावजूद उसका रिश्ता भी कहीं नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में तो सुमन सबसे लड़ती झगड़ती, सबको ऊट पटांग जवाब देती, पर धीरे धीरे वह बिल्कुल चुप हो गई। आज बड़ी माँ के कटु शब्दों ने तो जैसे जहर का काम कर दिया। ये हलाहल वह आज पचा नहीं पा रही थी। वह कुछ सोचते हुए अपने बिस्तर से उठी, अलमारी से एक दुपट्टा निकाला और उसे पंखे पर एक फंदा बनाया। उसने आज अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया था। बिस्तर पर स्टूल रखकर उस पर खड़ी ही हो रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ठिठक गई। उसका मस्तिष्क अपनी संवेदनाओं में नहीं था। स्थिति के साथ तालमेल बैठाने में उसे कुछ समय लगा। तब एक बार फिर घंटी बजी। सुमन को लगा कि शायद घर वाले जल्दी लौट आए। उसने अपने आप को संभाला, आंखें पोंछी, पंखे से फंदा उतारा और दरवाजे की ओर चल दी। घंटी फिर से बजी। सुमन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर खड़ा व्यक्ति झुंझलाहट में बोला, क्या मैडम, कितना टाइम लगा दिया? अब एक पार्सल के पीछे क्या अपना पूरा दिन बर्बाद कर दें? ऐसा कहते हुए उसने सुमन के हाथ में एक पैकेट थमाया और चला गया। सुमन ने पार्सल देखा, वह उसी के नाम का था। उसे जिज्ञासा हुई कि उसे कौन और क्या भेज सकता है। उसने खाकी रंग का लिफाफा निकाला और अंदर सफ़ेद रंग का एक और लिफाफा था जिस पर हरे रंग का एक पोस्ट इट नोट भी लगा हुआ था जिस पर कुछ लिखा था। सुमन ने उसे बिना पढ़े ही अलग रख दिया और सफ़ेद लिफाफा खोला। लिफाफे में सुमन की डिग्रियां और सर्टिफिकेट थे। उसे देखते ही सुमन को याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले वह इंटरव्यू देने गई थी और उसकी पूरी फाइल ही कहीं खो गई थी। उन डिग्रियों को देखते हुए सोच रही थी कि अब मेरे यह सब किस काम का, मैं इनका क्या करूं? मेरे लिए अब यह सब बेमानी है। यह कागज़ के टुकड़े समाज में मुझे इज्जत तो नहीं दिला सकते हैं और न ही मेरी शादी करवा सकते हैं। चाहे सुमन कुछ भी सोच रही हो, पर आज डिग्रियों के उस पैकेट ने उसका जीवन बचा लिया था। अब मस्तिष्क कुछ शांत हो गया था। वह हाथ मुंह धोकर कमरे में लौटी तो उसे याद आया कि उसे पैकेट के साथ एक पोस्ट इट नोट भी मिला था। वह सफ़ेद लिफाफे पर चिपके उस पोस्ट इट नोट को पढ़ने लगी। हेलो सुमन जी,
मुझे आपकी फ़ाइल बस की सीट पर मिली। आपका नाम और घर का पता मुझे आपकी फ़ाइल से ही मिला। आप फ़ाइल मिलने की सूचना मुझे ज़रूर दें। अपना पता व फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ। आशुतोष। उस संदेश में कोई खास बात तो नहीं थी, पर पता नहीं क्यों सुमन के सूखे मुरझाए होठों पर एक मुस्कान आ गई। यह क्या एहसास था, उसे वह समझ नहीं पा रही थी, पर जो भी था उसे वह अच्छा लग रहा था। एक पोस्ट इट संदेश ने धीरे धीरे सुमन के जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए। सुबह की घटना को रात तक सुमन भूलती गई। अपने बिस्तर पर जब लेटी तो पोस्ट इट उसके हाथ में ही था। वह बार बार संदेश पढ़ रही थी। कुछ सोचकर वह बिस्तर से उठी और अपने टेबल पर गई। उसने दराज से पोस्ट इट निकाला और उस पर लिखना शुरू किया। हेलो आशुतोष, मेरी फ़ाइल लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भेजकर आपने मेरी बहुत मदद की है। सुमन। लिफाफा सुमन ने एक अनजानी अपेक्षा से भेजा था। अपेक्षा जवाब की। 8-10 दिनों तक कोई जवाब नहीं आया तो सुमन ने खुद को समझाया, मैं भी कैसी पागल हूँ, कोई भला धन्यवाद का जवाब क्यों भेजेगा। यह तो बहुत सामान्य सी घटना थी कि किसी राह चलते लड़के को मेरी फ़ाइल मिली और उसने इंसानियत के नाते मुझे वापस भेज दी। लेकिन यह बात तो है कि वह पोस्ट इट संदेश जरूर ईश्वर ने ही भिजवाया है, क्योंकि उस एक संदेश ने मुझे उस समय अपनी बेहोशी से बाहर निकाला। खुद को ऐसा समझाकर सुमन ने फिर से एक बार अपने थके हुए जीवन को जीना शुरू किया। फिर एक बार वही लोगों के ताने और हर कदम पर वजन कम करने के उपाय देते शुभचिंतक। वजन बढ़ने के डर से सुमन ने खाना छोड़ दिया। कसरत करते करते दर्द से बेहाल हो गई। फिर भी वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस पर उसे शादी के लिए रिजेक्ट करने वालों की फेहरिस्त बढ़ती ही जा रही थी। सुमन अक्सर सोचती कि समाज दूसरों से बुरा व्यवहार करने वाली सुंदर स्त्री को स्वीकार करता है, पर जरा रूप रंग में 19-20 हुआ तो स्त्री रिजेक्ट हो जाती है। उसके मन में ये बात पक्की हो गई थी कि मोटे भद्दे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है और न ही उन्हें कोई स्वीकार करता है। सुमन की सोच बिल्कुल गलत नहीं थी, पर उसे मालूम न था कि जीवन उसे बहुत सुंदर उपहार देने वाला है। वह कहते हैं ना, जब रात सबसे ज़्यादा काली होती है तभी खूबसूरत सवेरा होता है, और वह सवेरा सुमन के जीवन में आ गया था। दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला और सुमन को आवाज़ लगाई, सुम्मी, ओ सुम्मी, देख तेरे लिए कोई लिफाफा आया है। सुमन ऑफिस जाने के लिए तैयारी में थी। वह आवाज़ सुनते ही दरवाजे की ओर लपकी। उसे अंदेशा हो गया था कि लिफाफा किसने भेजा है। उसने लिफाफा लिया और उसे खोला। इस बार लिफाफे के अंदर 2 पोस्ट इट लगे थे। सुमन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पोस्ट इट संदेश पढ़ने लगी। हेलो सुमन जी, आपका जवाब देखकर अच्छा लगा। क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जवाब भेजने में ज़रा देर हो गई। वैसे आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। आपके सर्टिफिकेट से पता चला कि आप पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आप पूछना चाहूँगा कि आप कहीं नौकरी करती हैं। इस सवाल का जवाब तो सुमन को देना ही था। सुमन ने तुरंत अपने दराज से पेन और एक चटकीले रंग का पोस्ट इट निकाला और उस पर अपने बारे में सारी जानकारी लिख भेजी। अब संदेशों का यह सिलसिला निरंतर चलने लगा। उन 2-3 पंक्तियों के संदेश का सुमन बेचैनी से इंतज़ार करती। उसके जीवन में एक अनदेखी अनजानी सी लहर आ गई थी। वह इस पोस्ट इट रिश्ते में खुलकर सांस ले रही थी। उसे पता था यहाँ कोई उसके रूप रंग या वजन को जज नहीं करेगा। सुमन के जीवन से निराशा और अवसाद धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। पोस्ट इट के उन संदेशों ने जैसे जादू की छड़ी ही घुमा दी थी। अब ना तो उसे अपना मोटापा दिखाई देता और न ही लोगों के ताने अब चुभते थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, संदेशों में भावनाओं की आंतरिकता और आत्मीयता बढ़ने लगी थी। पोस्ट इट का गुलाबी रंग सुमन के गालों पर भी दिखने लगा था। सुमन ने उन पोस्ट इट संदेशों को अपने संदूक में बड़े प्रेम से सजा कर रखा था। उसके लिए आशुतोष किसी परी कथा सा था। आशुतोष भी खुद को सुमन की ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। संदेशों की चाशनी से दोनों के जीवन में मिठास घुल गई थी। सुमन आजकल चहकी रहती थी। पूरे 2 महीना तक संदेशों के जरिए बात होती रही। फिर एक दिन आशुतोष ने संदेश में अपना फ़ोन नंबर लिख भेजा और सुमन से बात करने की इच्छा व्यक्त की। सुमन का दिल धड़का। उसके मन में रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगीं। वह खुशी के 7वें आसमान पर थी। वह सोचती, जो आज तक शब्दों का ताना बाना बुनता था, सपनों को सजाता था, अब उसकी आवाज़ सुनने मिलेगी। अब पोस्ट इट संदेशों की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों हर रोज़ फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें करते। आशुतोष को अब सुमन बहुत पसंद आने लगी थी और सुमन बिना किसी यथार्थ की चिंता किए बातों ही बातों में आशुतोष को अपना दिल दे बैठी थी। वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे आदर दिया था।
उसके गुणों को सराहा था। प्रेम की इस अलौकिक अनुभूति में वो अपने भौतिक शरीर को भूल ही गई थी। वह भूल रही थी कि आशुतोष ने अभी उसे देखा नहीं है। वैसे सुमन दिखने में अच्छी थी, घुटनों तक लंबे बाल जो हमेशा गुथे रहते थे। शांत स्वभाव उसके चेहरे को खूबसूरत बनाता था। मोटी काली पानीदार आंखें और आजकल जो उसके होठों पर मुस्कान रहती थी वह उसके रूप में 4 चांद लगाती थी। उसकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं था। इतनी सुंदरता के बावजूद वह अपने वजन के कारण अपने ही शरीर में असहज महसूस करती थी। वह असहजता शायद वजन की नहीं थी, असहजता थी समाज में मिली अस्वीकृति की। चाहे जितनी भी बातें कर ली जाएं, पर हर रिश्ते का एक नियत भविष्य होता है। भविष्य के इस मुकाम को पाने के लिए प्रत्येक संबंध को आगे बढ़ाना पड़ता है। चाहे जितना सुकून मिले, एक जगह रुका नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ सुमन के साथ भी हुआ। शाम को 7 बजे रोज की तरह सुमन के फ़ोन की घंटी बजी। सुमन जानती थी फ़ोन आशुतोष का है। उसने चहकते हुए फ़ोन उठाया। कुछ बातचीत हुई और उसके बाद आशुतोष बोला, सुमन, अब बहुत हुआ यह सब। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हमारे बीच के इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। एक शहर में ही रहकर आज तक हम मिले नहीं हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हमारे बीच की यह डोर मैं और पक्की करना चाहता हूँ। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सहजता मुझे आकर्षित करती है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझसे मिलने आओगी? इतना सुनते ही सुमन के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया, सांस फूल गई। उसने कोई जवाब दिए बिना ही फ़ोन काट दिया। आशुतोष उसे बार बार फ़ोन लगाता रहा और सुमन हर बार फ़ोन काट देती। सुमन को अचानक उसका बेडौल शरीर अधिक कुरूप लगने लगा। उसने फ़ोन पर आशुतोष के संदेश देखे जिसमें उसने मिलने की जिद पकड़ ली थी। वह कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। आशुतोष की बातों ने सुमन को हिलाकर रख दिया था। कुछ दिनों से मिले प्रेम के एहसास को वह खोना नहीं चाहती थी। वह सहमी सी दर्पण के आगे जाकर खड़ी हुई। अपनी छवि दर्पण में देखते ही उसके मन में रोष उत्पन्न हुआ। वह बोली, तुम एक बार फिर से मेरे और मेरी खुशियों के बीच आ ही गए। मुझे इस मोटापे से नफरत है। तुमसे ज़्यादा घृणित वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी। क्या मुझे कभी तुमसे छुटकारा मिलेगा? इतना कहकर सुमन वहीं टूटकर बिखर गई। उसे पूरा यकीन था कि आशुतोष उसे देखते ही नफरत करने लगेगा, तो इससे पहले कि बाकी लड़कों की तरह आशुतोष उसे रिजेक्ट करता, सुमन ने आशुतोष के फ़ोन ना उठाने का फैसला कर लिया। आशुतोष ने सुमन से बात करने के लिए फिर से पोस्ट इट संदेशों को भेजना शुरू किया। सुमन ने सभी संदेश बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल दिए। सुमन फिर से एक बार किसी शिला की भांति कठोर बन गई। अपनी भावनाओं को उसने बर्फ बना दिया था। आशुतोष से बात किए सुमन को 15 दिन हो चुके थे। अपने जख्मों के साथ जीवन जीने का संतुलन उसने बना लिया था। कुछ दिनों बाद आशुतोष के फ़ोन आने भी अब बंद हो गए। एक दोपहर जब सुमन अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी तो ऑफिस बॉय आया और बोला, सुमन मैडम, कोई आशुतोष जी आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें बाहर रिसेप्शन पर बिठाया है। यह सुनना था कि कुछ क्षणों के लिए जैसे सुमन की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। वह सुन्न बैठ गई। जैसे ही होश में आई तो सोचने लगी, अब क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? क्या भाग जाऊं? बहुत सारे उल जुलूल विचारों के बाद सुमन धीरे धीरे चलते हुए बाहर आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह बाहर आई उसकी नज़र आशुतोष पर पड़ी। एक क्षण के लिए तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसका भोला चेहरा सुमन को फिर से एक बार प्यार की आंधी में उड़ाए ले जा रहा था। तभी आशुतोष ने सुमन को देखा और उसकी ओर बढ़ा। उसने पूछा, आप सुमन है ना? सुमन ने हाँ में सिर हिलाया। आशुतोष ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक कोने में ले गया। सुमन को आशुतोष का यह स्पर्श रोमांचित कर रहा था। वह होश में आई जब आशुतोष ने उससे पूछा, सुमन, यही बात करनी है या कहीं बाहर चलें? सुमन ने कहा, बाहर चलते हैं। चलते चलते आशुतोष ने सुमन से पूछा, क्या चल रहा है यह सब? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मुझे देखने के बाद भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो? आशुतोष ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या तुम सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर रही हो? और मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था, कितना घबरा गया था मैं। सुमन ने आगे कहा, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा शरीर बेडौल है, मैं तुम्हारे तो क्या किसी के भी लायक नहीं हूँ। पर तुम्हें खो देने के भय ने मुझे कभी कुछ कहने ही नहीं दिया। जब तुमसे बात करती तो सब कुछ भूल जाती। इतना कहकर वह फपक कर रोने लगी। आशुतोष ने अपनी दोनों हथेलियों में सुमन का चेहरा उठाया और बोला, तुम मुझसे बात करते समय शरीर के बारे में क्यों भूल जाती थी पता है? क्योंकि हमारा रिश्ता शरीर का है ही नहीं।
तुम्हारे प्रति मेरा खिंचाव और जुड़ाव तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से है। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही बहुत सुंदर हैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आशुतोष किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। वो पतराई आंखों से आशुतोष को एकटक देख रही थी। आशुतोष ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सुमन, यह मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। इस रिश्ते के लिए हाँ तभी कहना जब तुम चाहती हो। किसी दबाव में मत आना। मैं भी कोई स्वर्ग से उतरा हुआ तो हूँ नहीं। ऐब तो मुझ में भी हैं। और फिर मैं किसी फिल्म स्टार जैसा भी तो नहीं दिखता। आशुतोष की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। जाते समय आशुतोष ने सुमन के हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, सुमन, हमारा रिश्ता पोस्ट इट के उन रंग बिरंगे संदेशों की तरह ही होना चाहिए जिसके एक एक शब्द में छिपे रंग और जज्बात कभी भुलाए नहीं जा सकते। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगे। अब पोस्ट इट का गुलाबी रंग फिर से एक बार सुमन के गालों को गुलाबी कर रहा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लेखिका विजया कठाले निबंधे द्वारा लिखी हुई कहानी पोस्ट इट। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।